कई लोगों ने पूछा कि आपने संहिता अध्ययन सब्जेक्ट कैसे पढ़ा था अपने फर्स्ट प्रॉफ में, जिसमें दो बुक्स आती हैं, अष्टांग हृदय और चरक संहिता। तो इस वीडियो में हम बेसिकली चरक संहिता की ही बात करेंगे कि कैसे चरक संहिता को अच्छे से कैसे पढ़ना है और ऑनेस्टली मैंने उसे किन किन तरीक़ों से पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चरक संहिता को कैसे पढ़ना है। एक बेसिक इंट्रो जान लेते हैं कि आयुर्वेद में आप 3 मेजर बुक्स पढ़ते हैं, जिसको हम बृहत्त्रयी बोलते हैं, जिसमें अष्टांग हृदय, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आती है। अब चरक संहिता को पढ़ने से पहले बुक का भी आपको इंट्रो पता होना चाहिए कि चरक संहिता में कितने स्थान हैं। 8 स्थान हैं इसमें, हर स्थान का नाम क्या है और इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो उसके बारे में एक देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले सूत्र स्थान है, जिसमें आप 30 चैप्टर्स पढ़ेंगे। फिर निदान स्थान है, 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे। फिर विमान में भी 8 चैप्टर्स हैं। फिर शारीर में भी 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे। लास्ट में जो चरक की बुक है उसका जो पहला पार्ट है, उसका जो लास्ट स्थान है इंद्रिय स्थान, उसमें आप 12 चैप्टर्स पढ़ेंगे। फिर जब आपका पूर्वार्ध खत्म हो जाएगा फिर आप उत्तरार्ध पे आएंगे। उसमें भी आप 3 स्थान हैं, उसमें चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। चिकित्सा में 30 चैप्टर्स हैं, कल्प में 8 चैप्टर्स हैं और सिद्धि में भी 8 चैप्टर्स हैं। तो इस तरीके से पूरी चरक संहिता 8 स्थानों में डिवाइड है और टोटल 120 चैप्टर्स हैं जिसको हमें पढ़ना होता है। तो एक बात तो जान लो कि संहिता पे अगर कंट्रोल बना लोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि रचना शारीर या क्रिया शारीर या जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो संहिता से ही निकले हैं। तो ये आपकी मेजर बुक्स हो जाती हैं। तो बाकी सब्जेक्ट्स आप इतना ध्यान से पढ़ो ना पढ़ो, संहिता को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और याद भी करना होता है। तो संहिता को पढ़ने के 2 बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया हैं, और या कह लो कि जो मेन स्टेप्स हैं संहिता को पढ़ने के वो ये हैं कि पहला तो जो मैंने किया था कि आप अपना कोई ना कोई किसी भी सीनियर को या किसी भी आपसे जो बड़ा हो, जिसने पहले से ही चरक पढ़ रखी हो, उससे आप अपना ट्यूशन लगा लें। आपको संहिता को डेली पढ़ना पड़ेगा। अब डेली आपको कोई ऐसे तो पढ़ाएगा नहीं, तो इसलिए आपको ट्यूशन लगाना चाहिए। किसी भी सीनियर के पास या जो भी आपको मिले जिसने संहिता को अच्छे से पढ़ रखा है, उससे आप ट्यूशन लगा लीजिए, ताकि आप हर एक दिन संहिता को अच्छे से पढ़ें, उसके श्लोक रोज़ रिवाइज करें। क्योंकि संहिता एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसे रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में नहीं जाएगी। उसको याद करने का तरीका ही ऐसा है कि आपको उसे रोज़ पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर आपका ट्यूशन नहीं लग रहा है तो दूसरा ये है, आप किसी भी पार्टनर को, किसी भी बैचमेट को, अपने किसी भी दोस्त को साथ में बोलें कि भाई मेरे साथ ये चरक संहिता को पढ़े, ताकि जब आप दूसरे को अपने साथ जोड़ेंगे तो आप लोगों में एक रूटीन बन जाएगा कि हाँ, दोनों को साथ में चरक संहिता को पढ़ना है, जिससे कि आपका ये रूटीन आगे तक चलेगा और आप कंसिस्टेंसी से इस संहिता को पढ़ पाओगे। संहिता आपको बहुत बोरिंग लगेगी, हो सकता है आप उसे 1 हफ्ता पढ़ो, उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी छूट जाए। तो पहला तो ये संहिता पढ़ने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। तो या तो आप ट्यूशन से कंसिस्टेंसी बनाएं या फिर आप किसी पार्टनर के साथ पढ़ के कंसिस्टेंसी बनाएं। अब बात आती है कि इसे पढ़ना कैसे। तो चरक संहिता को पढ़ने का तरीका ये है कि किसी भी चैप्टर पे जंप करने से पहले सबसे पहले आप उसका इंडेक्स देखें। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम यहाँ पर सूत्र 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तस्य अध्याय। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चैप्टर नंबर 6, सूत्र 6, तस्य अध्याय। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उसका इंडेक्स सबसे पहले पढ़ेंगे कि उस इंडेक्स में उस चैप्टर को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तब आप उस चैप्टर पे जंप करेंगे। तो चैप्टर 6 पे आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे। पहला शरद ऋतु में प्राकृतिक और शारीरिक स्थिति, दूसरा शरद ऋतुचर्या और तीसरा सातवें वर्णन। ये 3 पार्ट्स में आपको चैप्टर 6 को पढ़ना है। जनरली आप किसी से अगर पूछेंगे कि चैप्टर 6 में क्या है, तो हर कोई आपको यही बताएगा कि हाँ, इसमें ऋतुचर्या बता रखी है, 6 ऋतुएं बता रखी हैं और उन ऋतुओं में क्या क्या आहार विहार खाना है वो सब बता रखा है। लेकिन ये आपको ना जर्नल में याद रहता है, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आप जब इंडेक्स नहीं पढ़ेंगे उसका, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार इस चैप्टर में तो 2 चीज़ें और हैं, आदान काल और विसर्ग काल भी बताया गया है, साथ में इसमें सातवें का वर्णन भी बताया गया है। तो सबसे पहले इंडेक्स खोलें, इंडेक्स को अच्छे से पढ़ें, समझें कि इंडेक्स में कि चैप्टर को किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ही चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। अब हम चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जिसमें आदान काल और विसर्ग काल बताया गया है। तो क्वेश्चन जिसमें साथ में बच्चे भी पूछते हैं कि हमें कौन से श्लोक याद करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, सारे श्लोक याद नहीं करने होते हैं, और कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट है ये भी कैसे पता चलेगा। तो जब आप देखोगे बुक में कहीं कहीं पर स्टार मार्क होता है कुछ श्लोकों पे, वो श्लोक इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ऑनेस्टली सारे श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं होते। जब आप तस्य अध्याय खोलोगे तो आपको शुरू में ही 2nd और 3rd श्लोक पे स्टार मार्क दिख जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको श्लोक याद करना है, हाँ, पर उस श्लोक से श्लोकांश पूछ सकते हैं, मतलब उस श्लोक से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, इसका मतलब ये होता है। बाकी आपको जो लगे कि हाँ ये 1 लाइन का श्लोक है, जैसे इसी में आदान काल और विसर्ग काल का जो
जहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है, पहला टॉपिक, वहाँ लिखा हुआ है अदान और विसर्ग काल में शारीरिक बल की स्थिति। ये वाला एक लाइन का श्लोक है और इसमें स्टार मार्क है, तो ये आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद भी करना है। और इससे हमारे समय पे भी क्वेश्चन आया था कि कोई भी आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे, अदान काल और विसर्ग काल का डिफरेंस बताओ और साथ में उसके साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें बताओ, तो ये एक एक्स्ट्रा लाइनर हो जाता है कि हाँ ये श्लोक लिख देते हैं और इसमें हम शारीरिक स्थिति भी बता देते हैं। ठीक, अब बात आती है पढ़ना कैसे। तो आपको पूरे चैप्टर का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक से ही पढ़ें। कुछ अगर ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि हाँ इसका एक फ्लो चार्ट बन सकता है, इसका टैबुलर फॉर्म में बन सकता है, या कहीं पर कॉमन चीज़ें दिख रही हैं आपको, जैसे जब हम ऋतुचर्या पढ़ना शुरू करेंगे, शब्द ऋतुचर्या पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे कि हर एक ऋतुचर्या में हम कुछ 4 पॉइंट्स सब में सेम पढ़ रहे होंगे और एक कोई यूनिक फीचर होगा सब ऋतुओं का, तो उसका नोट्स बनाएं कि हाँ कि ये सारी चीज़ें कॉमन है और ये इन्हीं पॉइंट्स के अंदर आती हैं, तो इसका नोट्स बन सकता है। तो जिसका नोट्स बन रहा हो उसी का बनाए। पूरी संहिता का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, संहिता से ही पढ़ें ताकि आपको हर एक पेज याद हो और आपके मन में छवि आए। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाँ ये उस बुक के उस पेज में लिखा हुआ है, या फिर मुझे पता है कि इस मतलब एक पेज आपके बैक ऑफ द माइंड एक इमेज बननी चाहिए बुक की कि ये उस पेज में लिखा हुआ था, तो वो तभी बनेगी जब आप कंसिस्टेंटली इस बुक को रोज़ पढ़ेंगे। तो संहिता को पढ़ने के यही तरीके हैं कि आप या तो इसका ट्यूशन लगाएं, वेदर इट इज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे आ गए हैं जिसमें आप चरक संहिता को या फिर बाकी संहिताओं को रेगुलर बेसिस पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ट्यूशन नहीं पढ़ना है किसी से भी, तो आप किसी पार्टनर को अपने साथ जोड़ें ताकि आप लोगों का मोटिवेशन साथ में बना रहे, कंसिस्टेंसी रहे और आपको संहिता याद हो। क्योंकि जहाँ आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी आपको संहिता याद नहीं होगी। बाकी आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि मैंने फर्स्ट प्रॉफ में जितने भी संहिता के जो मुझे इंपॉर्टेंट श्लोक लगे थे उसको आप अलग से, जब आप पूरा संहिता को अच्छे से पढ़ लें, फिर एक अलग से श्लोक कॉपी बना सकते हैं। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 2 या 3 श्लोक जो भी आपको लगे कि हाँ ये याद करने चाहिए, उसको उस कॉपी में लिखें और उस कॉपी को डेली रिवाइज करें, तो तब भी आपको सारे श्लोक याद रहेंगे और एग्ज़ाम टाइम पे भी वो आपको श्लोक याद रहेगा। और क्योंकि संहिता में मेन चीज़ आपको श्लोक लिख के ही आना होता है एग्ज़ाम में श्लोक के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि मैक्सिमम सब हिंदी में ही लिख देते हैं और वो हिंदी में वो चीज़ें ज़्यादा ऑफिशियल नहीं लगती है और अच्छा उसमें आंसर प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी नहीं होती है। तो जब आप श्लोक लिखेंगे तो आपकी आंसर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और उसके लिए आपको अपनी श्लोक कॉपी बनानी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और आपको वीडियो कैसा लगा या फिर कोई भी क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।